हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का इस ये पूछना है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसा है और इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं, लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट इसमें हो सकता है या नहीं, अच्छा है या नहीं। तो वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, मैं तो पहले इसमें टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस अगर अच्छा है, अभी अगर ब्रेकआउट या कुछ अभी दिया है, तब हम लोग जाके इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि ये लेने लायक है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि फंडामेंटल इसका अच्छा है लेकिन इसका टेक्निकल अभी ठीक नहीं चल रहा है, बाइंग करने लायक नहीं है, अभी इसमें मार्केट अभी गिरा हुआ है, तो फिर हम लोग इसमें एंट्री नहीं करेंगे। और अगर मार्केट अभी नेगेटिव ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, तब हम लोग इसमें एंट्री नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग ये सारा चीज़ देखेंगे, फंडामेंटल से लेके, न्यूज़ से लेके और टेक्निकल एनालिसिस तक हम लोग देखेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसका टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 2020 में लिस्ट हुआ था, उसके बाद से मार्केट थोड़ा सा गिरा और गिरते गिरते ये सबसे लोवेस्ट बनाया था 13 रुपये का। देखिए, अभी ये जो आपका पॉइंट देख रहे हैं 60 के आसपास में, 60 के अराउंड ही ये लिस्ट हुआ था जब इसका आईपीओ आया था 2020 के आसपास में। तब जाके ये वो प्राइस था 60 के आसपास प्राइस था। गिरते गिरते ये आ गया था 13 रुपये पे, लेकिन 13 रुपये से जो बाइंग इसमें स्टार्ट हुआ है अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, ये 2 दिन पहले का है। आपको ये टेक्निकल सारा चीज़ दिखा देता हूँ मैं। देखिए, इसमें जब भी इसमें कोई मूवमेंट बनता है तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एक जो कैंडल है वो बनता है, क्योंकि वॉल्यूम इसमें ज़्यादा बनता है, वॉल्यूम इसमें बहुत ज़्यादा बनता है। और उस वॉल्यूम के साथ अगर ऊपर जाता है मार्केट तो फिर ये गिरने का नाम नहीं लेता है। तो इस बार भी वैसे ही हो रहा है। देखिए, बड़े वॉल्यूम के साथ ये जो 60 का प्राइस है उसको यहाँ पे तोड़ा गया है, लेकिन ये ऊपर की तरफ में सस्टेन नहीं कर पाया है। यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव होने के चांसेस बन रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ईएमए, मैं यहाँ पे एक ईएमए क्रॉस लगाता हूँ। ईएमए क्रॉस से हम लोग को ये पता चलता है कि अभी पॉजिटिव ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो चलिए, यहाँ से तो पता चल रहा है कि अभी मार्केट यहाँ इसका पॉजिटिव ट्रेंड में है, ऊपर ही जाने वाला है। चलिए, और मैं लगा देता हूँ इसका RSI लगाता हूँ। देखिए, यहाँ मैं 1 डे का चार्ट लिया हूँ, मतलब मान के चल रहा हूँ कि आप लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, 3 मंथ्स या 6 मंथ से ऊपर ही करने वाले हैं। उसी सब के लिए यहाँ पे हम लोग ये वाला इंडिकेटर बताते हैं। चलिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर मैं लगाता हूँ तो अभी ये टोटली ओवर वैल्यूड नहीं हुआ है। ये 61 पे, 60 के आसपास में ट्रेड कर रहा है RSI हमारा। तो RSI अगर हम लोग देखते हैं इसका तो 60 है, मतलब ठीक है, अभी ओवर वैल्यूड नहीं हुआ है। लेकिन इसका ट्रेंड देखिए, ये ट्रेंड जो है, ये ट्रेंड बहुत कुछ बता रहा है ये ट्रेंड। और ये ट्रेंड अभी यहाँ पे नेगेटिव नहीं होने वाला है मेरे तरीके से। अगर आप देखेंगे तो देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। सुपर ट्रेंड अगर मैं लगाता हूँ, देखिए ये जो ग्रीन लाइन है ये बहुत ही लंबा चलने वाला है। ये ग्रीन लाइन जैसे यहाँ से यहाँ लंबा चला, थोड़ा देर के लिए ये रेड हुआ था, वैसे ही ये थोड़ा देर के लिए रेड होके और फिर से ये सुपर ट्रेंड में ऊपर की तरफ में जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सुपर ट्रेंड RSI। और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अगर इसका ट्रेंड देखना है आपको तो सबसे बढ़िया यहाँ पे ADX होता है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, जो कि बताता है कि पॉजिटिव में इसका ट्रेंड कैसा है और नेगेटिव में ट्रेंड कैसा है। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, जो ऊपर की तरफ सुपर ट्रेंड ऊपर की तरफ में बता रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ में इसका जो ट्रेंड का जो ये स्ट्रेंथ है, ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे थोड़ा कम होते हुए दिखा है। यहाँ पे जो था इस पॉइंट पे ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ था वो बहुत ही ज़्यादा था। इस लेवल पे ट्रेंड का स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब जो पॉजिटिव ट्रेंड है उसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो गया है, मतलब कि अभी थोड़ा सा इसमें वेट करना होगा। ठीक है, ये हमारा बता रहा है ADX, मतलब डायरेक्शन का ये स्ट्रेंथ बताता है। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका भी स्ट्रेंथ बताएगा, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका भी ये स्ट्रेंथ बताएगा। चलिए, ये तो हमारा हुआ
क्योंकि अभी एडीएक्स हमारा थोड़ा सा नीचे है, नेगेटिव बता रहा है, तो इसीलिए अभी इसका मतलब कि ये एक साइडवेज में चल रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये साइडवेज मार्केट अभी पकड़ा हुआ है और यहाँ से ऊपर भी आ रहा है एडीएक्स, मतलब कि इसमें पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो पुराना इसका जो लेवल है, ये 60 का जो लेवल है, इसको क्रॉस करके अगर 3 दिन 4 दिन अगर ये ऊपर की तरफ में रहता है दोस्तों, तो ये पॉजिटिव एकदम ही जाएगा। 3 मंथ्स के अंदर ये कम से कम 75 को ये क्रॉस करेगा। अगर ये 61 के ऊपर ये क्लोज होता है 2 दिन में बोल रहा हूँ, 2 से 3 दिन तक 60 के ऊपर, मतलब या तो 61 या 62 के ऊपर अगर क्लोज होता है, तो यहाँ पे देखिए इसी लेवल पे आके इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहीं पे ये लिस्ट हुआ था और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। और ये वॉल्यूम अगर मिल जाता है 61 के ऊपर, अगर ये क्लोज होता है 3 दिन 61 के ऊपर क्लोज होकर अगर रह जाता है, तो फिर ये मार्केट एकदम 75 तक जाएगा और 75 से ऊपर जाएगा और 75 के नीचे अभी नहीं आएगा ये। चलिए इसका हम लोग अभी फंडामेंटल दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए मार्केट कैप है इसका 11,000 करोड़। मेन चीज़ें बताता हूँ आपको, ये सब तो आप लोग देखते ही होंगे। ROCE 10 पॉइंट है और ROE देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 33%, इक्विटी पे रिटर्न 33% 1 ईयर में दिया है भाई, बहुत ही ज़्यादा है। इसका चार्ट तो आप लोग देख ही लिए होंगे, ये 24 रुपये पे था और ये 60 रुपीज़ के आसपास में अभी आ चुका है। चलिए सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट हमारा बताता है ये हर एक ये क्वार्टर का है, सितंबर 2020 से लेके अब तक का सितंबर 2023 तक है। देखिए इसका अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे एकदम ही इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। चलिए और मैं बता दूं कि इसका जो NPA है, NPA पहले आप लोग देखिए कितना था, 9.79%। NPA मतलब नेट प्रॉफिटेबल असेट, तो नॉन प्रॉफिटेबल असेट है। चलिए नॉन प्रॉफिटेबल असेट ये इसका घटते हुए आ रहा है, मतलब कि नॉन प्रॉफिटेबल जो असेट है वो इसका घट रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है। ये जितना ही कम होगा NPA इसका, उतना ही ज़्यादा बढ़े। कोरोना के टाइम में देखे इसका 11.80 9.79 बहुत ही ज़्यादा NPA बढ़ गया था। NPA इतना होना अच्छी बात नहीं है। तो ये हुआ हमारा फंडामेंटल। और भी मैं इसमें बताता हूँ, सबसे मेन चीज़ आपको जो देखना होता है वो यहाँ पे देखिए कि बैलेंस शीट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बैलेंस शीट में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए कि इसमें जो लायबिलिटीज़ है वो टोटल लायबिलिटीज़ तो बढ़ रहा है, टोटल लायबिलिटीज़ बढ़ रहा है, मतलब ये लोन लिया है कहीं से, ठीक है, लोन ले रहा है। और इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट इसका बढ़ रहा है, जो 2500 करोड़ हुआ करता था वो 8500 करोड़ हो गया। मतलब ये लोन लिया है लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट अच्छे जगह पे किया है, ठीक है। अदर असेट भी ये बढ़ा रहा है, ठीक है। टोटल असेट भी ये बढ़ा रहा है, यहाँ पे अदर असेट भी बढ़ा रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है ज़्यादा। अच्छा फिक्स्ड असेट तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है, फिक्स्ड असेट तो उतना का ही उतना है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं हुआ है। लेकिन बोरोइंग है, देखिए बोरोइंग यहाँ पे बढ़ा है, बोरोइंग को बढ़ा दिया इसने। और रिजर्व्स भी इसने बढ़ा दिया। तो हर चीज़ इसका देखिए, हर चीज़ बढ़ रहा है। इक्विटी कैपिटल इसने नहीं बढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट कैप में इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा इसके चलते, ठीक है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा है। आप लोग देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसने वन ईयर में इसने इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया है। यहाँ पे देखिए तो इन्वेस्ट क्या कर रहा है, ये अपना जगह खोज रहा है, अपना रूम और ये सब अपार्टमेंट देखता है, वहाँ पे अपना जो ये शॉप्स होते हैं फाइनेंस वाले, वो ये लगाता है और वहाँ पे अपना कंपनी खोलता है, वहाँ पे ऑफिस खोलता है। तो वही चीज़ ये देखिए, इन्वेस्टमेंट इसने डबल कर दिया। इन्वेस्टमेंट अगर डबल कर दिया है और इसका आने वाले टाइम में इसको प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट भी तो डबल होना है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा शेयर है, बहुत ही अच्छा मेरे तरफ से एकदम ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। प्रोमोटर्स का यहाँ पे देख लीजिए, प्रोमोटर्स 73.66% है। यहाँ पे पब्लिक बहुत ही कम है, पब्लिक 4% है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ये तो छोड़ दीजिए, पब्लिक यहाँ पे 18% है और DII 4% है। यहाँ पे FII 3% और प्रोमोटर्स
73%। तो प्रोमोटर्स और पब्लिक मिलके टोटली इसका मार्केट कैप्चर किया हुआ है। तो प्रोमोटर्स जिसमें भी होते हैं वो कंपनी अच्छी होती है, वो लोग बचा लेते हैं कंपनी को डूबने से। तो इसीलिए ये मेरे तरफ से एकदम ही पॉजिटिव है, मेरे तरफ से एकदम पॉजिटिव है। मैं कुछ न्यूज़ दिखा देता हूँ आपको। चलिए, मैंने न्यूज़ एक एक्सट्रैक्ट किया है। देखिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस इज लुकिंग एट एन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ 25% इन द रिमेनिंग हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23-24। देखिए, 25% का रिमेनिंग हाफ में जो बचा हुआ है, मान लीजिए कि अभी 3 महीना बचा हुआ है, 3 महीने में ये 3 से 6 महीने के बीच में ये 25% का ये रिमेनिंग हाफ 25% का ये ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ ये मतलब देख रहा है। ये लोग ये बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ये इट्टीरा डेविस ये बोले हैं, सेड इन एन एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन ऑफ द बैंक जुलाई सितंबर क्वार्टर रिजल्ट जब निकला था तभी इन्होंने बोला था। चलिए, एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये एक चीज़ है, देखिए ये वाला पढ़िए। यहाँ पे जो घरेलू कंपनीज थी भारत की, बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था की अनुमति देने के लिए SEZ अधिनियम में बदलाव करने की योजना बना रहा है। तो मतलब देखिए, यहाँ पे रिवर्स मर्जर, यहाँ पे ये वाला पढ़ लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 नवंबर 2023 को दायर की गई संयुक्त याचिका इस महत्वपूर्ण चरण में आगे बढ़ गई है, जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2030, 2032, 232 अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मंजूरी की मांग की गई है। विलय की घोषणा बैंक ने 14 अक्टूबर 2022 को की थी। वर्तमान में उज्जीवन फाइनेंशियल के पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की 73% शेयर है। होल्डिंग कंपनी 100% सार्वजनिक है। रिवर्स मर्जर के बाद प्रोमोटर को संचालन की तारीख से 5 साल की अवधि के भीतर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की शेयरधारिता में अपनी हिस्सेदारी को 40% तक कम करना आवश्यक है। देखिए, इसमें क्या हुआ था, मैं आपको समझा देता हूँ कि एक मर्जर हुआ था, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में और स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो वो मर्जर अब रिवर्स होने जा रहा है, मतलब वो मर्जर को ख़त्म करना है, क्योंकि इसमें प्रोमोटर्स का ज़्यादा ये शेयर होल्डिंग्स बढ़ गया था। तो अब वो मर्जर रिवर्स मर्जर करना है, तो उसका डेट अभी बढ़ गया है, 30 तारीख तक हो गया, 30 जनवरी तक इसका डेट हो गया है। तो इसीलिए मार्केट इसका ज़्यादा बढ़ रहा है। 30 जनवरी को हम लोग देखेंगे कि रिवर्स मर्जर के बाद इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। रिवर्स मर्जर होगा तो थोड़ा बहुत जो कंपनी स्ट्रांग होगी उधर के साइड में मार्केट प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा, जो कंपनी थोड़ी वीक होगी उधर के साइड में थोड़ा मार्केट प्राइस जो है वो नीचे देखने को मिले।